नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 14 अक्टूबर 2023। अगर देखें करंट अफेयर्स के लिहाज से तो कितनी महत्वपूर्ण है 14 अक्टूबर 2023 और कौन कौन सी सुर्खियां बनी हैं आज प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने वाले सभी छात्रों के लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम पहले देखते रहते हैं, उसी की शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 5वीं संयुक्त सैन्य वार्ता के लिए किस देश का दौरा भी वर्तमान उस दौरे पे हैं? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये यूरोप के ही दो देश हैं, जिसमें इटली और फ्रांस है। हालांकि इटली के साथ में भी भारतीय रक्षा मंत्री वहां पे भी जाएंगे, वहां पे भी अनेक समझौतों पे करने वाले हस्ताक्षर। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांस के साथ में भारत बहुत बड़ा एक रणनीतिक साझेदार भी रहा है। बाकी सैन्य ताकतों के रूप में अगर देखा जाए, कह सकते हैं कि सैन्य उपकरणों को आयात और निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो फ्रांस का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, और इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री वहां पर अभी गए हैं और वहां पे निम्न समझौतों पे क्या करेंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे। तो उत्तर तो हो गया इसका फ्रांस है कि फ्रांस की यात्रा पे गए, इसके साथ साथ में इटली की यात्रा पे भी गए। लेकिन मैं आपको इसके फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि द्विपक्षीय जो वार्ता भी चल रही है दोनों के बीच में, सैन्य उपकरणों के और संयुक्त विकास के मद्देनजर औद्योगिक सहयोग पे भी दिया जा रहा है बल। इसके साथ साथ ही सामरिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दोनों देशों के मध्य सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बेहतर बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांस के साथ में हमने एक बहुत बड़ा लड़ाकू विमानों का सौदा किया जो रफाल के नाम से जाना जाता है, और F-16 जो अमेरिका का जो विमान पाकिस्तान को मिला था, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी जो है फ्रांस के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता किया, और उसके अंदर लड़ाकू विमान की बहुत बड़ी खेप ऑलरेडी भारत में आ चुकी है। फ्रांस के साथ में कौन सी सैन्य अभ्यास संचालित किए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। किसके साथ में? देखो, गरुड़, वरुण, ठीक है, गरुड़ शक्ति, ठीक है। वायुसेना, थल सेना और जल सेना के साथ भी संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं समय समय पे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो थल सेना तो है ही है, इसके साथ में जल सेना के साथ में प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट 75 के जरिए भारत के अंदर नवनिर्मित अत्याधुनिक पनडुब्बी का निर्माण भी फ्रांस के सहयोग से ही भारत में निर्माण उसका किया जा रहा है, जिसमें कलवरी है, वागसीर है, इतनी प्रकार की कह सकते हैं कि 6 प्रकार की जो पनडुब्बी है उनका निर्माण भी भारत में ही किया जा रहा है फ्रांस के सहयोग से। तो इसी के संदर्भ के अंदर ये दौरा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि यहाँ पे कौन कौन से सैन्य अभ्यास तो साथ साथ में किए जा रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण बनाने का कार्य भी दोनों देशों के मध्य किया जा रहा है। तो आपने ये चीज जानी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न लिखा हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? कह सकते हैं कि कुपोषित, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, जिनको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है, या कह सकते हैं कि बदतर स्थिति में वो जीवन यापन कर रहे हैं, और उसी के संदर्भ में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर कौन सा स्थान है? तो मैं आपको बताता चलूं, ये स्थान है 111वां। हालांकि पिछले साल इंडेक्स के अंदर स्थिति काफी थोड़ी मजबूत थी, कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बार 4 अंक फिसल करके और भारत थोड़ा क्या आ गया है, नीचे आ गया है। हालांकि पहले इसकी जो रैंकिंग हुआ करती थी वो 107 हुआ करती थी, और इस बार इसकी रैंकिंग हो गई 111वीं। अब 11वीं तो हो गई है, लेकिन इसमें चीजों को कौन सी चीजों को इसमें ध्यान में रखा जाता है और कितने देश इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कह सकते हैं कि कितने देशों की सूची बनाई जाती है। तो वहां पे आप देख पा रहे हैं 125 देशों के अंदर भारत का जो स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर वो 111वां है। तो कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा स्थान वो नहीं है। यहाँ पर भारत को बहुत अधिक काम करने की जरूरत है, जिसमें निर्धनता या कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन निवारण जितनी भी जो संबंधित योजनाएं हैं, हालांकि उस पर भारत बहुत ज्यादा काम कर रहा है हालांकि इन दिनों में, लेकिन फिर भी और ज्यादा उसको क्या काम करने की जरूरत है। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? 111वां रैंक भारत को मिला है। इससे पहले 107वां था। टोटल 125 देशों की सूची है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से किस रिफाइनरी को पुरस्कृत किया गया है, या कह सकते हैं उसको नवाजा गया है पुरस्कार के द्वारा? तो वो और कोई रिफाइनरी नहीं है, उस रिफाइनरी का नाम है मैंगलोर। और मैंगलोर जो है वो कर्नाटका के अंदर क्या है, स्थित है। इसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो जामनगर रिफाइनरी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, वहां के अंदर काम रिलायंस की जो है वो रिफाइनरी स्थित है वहां पे। जबकि पचपदरा जो है वो राजस्थान के अंदर ही स्थित है, और अभी वहां पे नई रिफाइनरी उसका क्या किया जा रहा है, वहां पे स्थापित किया जा रहा है, और वहां से भी वर्तमान में क्रूड का उत्पादन शुरू हो भी गया। कह सकते हैं वहां उसको क्रूड को परिष्कृत करके और उसको ऑयल या कह सकते हैं कि तेल और डीजल में भी तब्दील किया जा रहा है। और इसके अलावा एक जो अगला जो ऑप्शन है, ये सारे के सारे रिफाइनरीज ही हैं, लेकिन डिगबोई जो है वो आसाम के अंदर है, और यहाँ पे भी जो है तेल के कुएं वहां सबसे पहले खोजे गए थे। अंकलेश्वर भी है इसकी दृष्टि से देखा जाए तो, जो गुजरात में है। इसके अलावा जो डिगबोई है वो आसाम में है। लेकिन रिफाइनरी की बात करें कि इस बार नवाचार के संबंध के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार अगर किसी को दिया गया है तो दिया गया है मैंगलोर, जो वर्तमान में कहां स्थित है, कर्नाटका में। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखा जा रहा है कि मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने एक बार फिर वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार से उसको नवाजा गया है। उसने ये जीता है, जो 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी मीट 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो विभाग है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपने एक जो प्रश्न है वो अनूठा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, चौथा प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? म्यूचुअल फंड के बारे में हम सब लोग जानने लगे हाल ही के दिनों में कि अपनी सेविंग्स को सबसे ज्यादा अगर रिटर्न किसके माध्यम से मिलता है, तो यूटीआई जिसको कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ही मिलता है, जहां पे आपकी जमाओं को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वहां पे निवेश किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। और म्यूचुअल फंड की बात हो रही है जहां पे इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो मैं आपको बताता चलूं, यहां पर एल बाला सुब्रमण्यम को यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राधिका गुप्ता को यहाँ पे उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, जबकि यहाँ पे अध्यक्ष के तौर पे एल बाला सुब्रमण्यम को यहाँ पे नामित किया है। अब बताता चलूंगा आपको कि जो बाला सुब्रमण्यम है उनकी और उपलब्धियां क्या है, या वो और कौन सी जगह पे कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के तौर पे भी ऑलरेडी पहले से कार्य कर ही रहे थे। इसके अलावा अभी इनको एक नई जो है वो कह सकते हैं चुनौती कह सकते हैं, जवाबदारी कह सकते हैं, या जवाबदेहिता के साथ इनको जोड़ा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ऑफ इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी आपको कार्य करना होगा। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, या कह सकते हैं किसको नामित किया गया है, तो एल बाला सुब्रमण्यम को। इसके अलावा उपाध्यक्ष के तौर पे राधिका गुप्ता को यहाँ पे नामित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सा देश डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? हालांकि इतने दिनों तक बात बार बार कही जा रही थी कि हम डिजिटल लेवल पर पासपोर्ट को लेकर के आ रहे हैं, और बहुत ऐसे विकसित देश जो थे वो इस पे काम कर भी रहे थे, लेकिन सबसे पहले बाजी जो मारने का कार्य किसी देश ने करा है, उस देश का नाम फिनलैंड, जो मैं आपको पहले भी बताता चल रहा हूं कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ये वाली, और ये ऑलरेडी विकसित राष्ट्र तो ही हैं। इसके अलावा इनका HDI का इंडेक्स सबसे अच्छा रहता है, इनकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा रहती है, सबसे अच्छा अगर कहते हैं स्वच्छ जल अगर कहीं पे प्राप्त होता है तो वहीं पे होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्कृष्ट दृष्टि से देखी जा सकती हैं, तो वो सारी का सारा जो श्रेय जिसको जाता है, या कह सकते हैं स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वहीं पे जाते हैं। तो मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के 2-3 आपको नाम गिना दूं, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। इस प्रकार के जो कंट्री है, जो छोटे छोटे कंट्री है, लेकिन यहाँ की जीवन प्रत्याशा, यहाँ की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होती है। और इसी के क्रम में हम देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले अगर डिजिटल पासपोर्ट का अगर सबसे पहले किसी ने शुभारंभ किया है या उसको बनाने का कार्य किया है, तो किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। जबकि अब मैं आपको थोड़ी 2-3 बातें और फैक्ट के तौर पे बता दूं, सिंगापुर वर्ल्ड का सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जाता है, जहां पर मैं आपको बताता चलूं
कि लगभग लगभग कह सकते हैं 192 देशों के अंदर यहाँ का कोई भी यात्री या यहाँ का कोई भी निवासी 192 देशों में बिना किसी वीजा के, कह सकते हैं कि वीजा ऑन अराइवल, जब वो एयरपोर्ट से नीचे उतरेगा तभी उसको वहां पे वीजा मिल जाएगा। आपको वीजा के लिए अलग से मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बात हो रही है, अगर सिंगापुर की बात हो रही है, फिनलैंड की, तो हम बता दें कि भारत का भी कौन सा स्थान है और वो भारत के कौन से कितने जो यात्री हैं यहाँ के, जो भारत के जो पैसेंजर है वो कितने देशों में जब जाएंगे तो वहां पे उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं कि 57 देशों के अंदर जब हम जाएंगे वहां पे, आप में और कोई भी, तो वहां पे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत का पासपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कि कितना मजबूत है, तो ये है कौन सा, 80वां जो पासपोर्ट है वो इसका नंबर है, कह सकते हैं 80वां स्थान उसका भारत जो है वो विश्व के अंदर उसका आता है। तो आंसर आपने देखा फिनलैंड है। और अब फिनलैंड क्या करने वाला है इसके लिए, डिजिटल पासपोर्ट, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें यात्रियों को भौतिक पासपोर्ट ले जाने के लिए बजाय अपने स्मार्टफोन पे पासपोर्ट की सारी डिजिटल चीजें आपको वहीं पे उपलब्ध हो जाएंगी और आपको पासपोर्ट कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस राज्य के अद्वितीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण याक दूध उत्पाद याक चुरपी, जिसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से उनको नवाजा गया है, या कह सकते हैं उसको दिया गया है। जीआई टैग के बारे में बार बार बात हो रही है। भारत की अगर देखा जाए बौद्धिक संपदा के तौर पे देखा जाए तो जीआई टैग अभी बार बार राज्यों ने आवेदन करे हैं और जीआई टैग उनको मिले भी हैं। इसी के संदर्भ में बात करें कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर किसी भी राज्य के पास में अगर जीआई टैग है तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। लेकिन अभी आजकल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की भी बात करें, राजस्थान की भी बात करें, यूपी की बात करें, या कहते समूचे भारत की बात करें, तो सभी राज्य अपनी विशिष्ट उत्पाद या जो कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करके और वहां से अपना जीआई टैग हासिल करने की होड़ में वो लगे हुए हैं। और ये जो नाम आता है वो नाम आता है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश सुदूर उत्तर पूर्वी एक राज्य है जो चाइना के साथ में लगता है। और कभी कभी हम देखते भी हैं कि चाइना के साथ में अरुणाचल प्रदेश की कुछ जो है वो कह सकते हैं कि खींचातानी चलती रहती है। और वहां के जब कोई भी खिलाड़ी जब चाइना के अंदर जाते हैं तो उनको वीजा नथी करके दिया जाता है। इसका ये कहने का आशय है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ही मानता है। और वास्तव में जो है जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का ही अभिन्न अंग है। अब मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ में कि अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी को, जिसके बारे में मैंने इस प्रश्न के दौरान आपसे पूछा, तो जो याक चुरपी इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागू को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही के दिनों की बात हो रही है, उड़ीसा की रागडा सोल को भी क्या दिया गया है, जीआई टैग मिला गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भद्रवा के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे चावल पाए जाते हैं, उनको भी क्या मिला है, रामबन सुलाई के शहद को भी मिला है। इसके अलावा राजमा को भी मिला है, चावल को भी मिला है, चोकुआ चावल, असम के चोकुआ चावल को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कन्याकुमारी की मोटी केले और लौंग को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मंदामुरई मिट्टी को बर्तनों को जीआई टैग मिला है। इस प्रकार कर सकते हैं कि भारत के अंदर अभी होड़ मची हुई है जीआई टैग को लेने के लिए, और सभी लोग अपने उत्पादों को और ज्यादा संरक्षित करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग मिला है हाल ही के दिनों में। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग के जो उत्पाद हैं वो किसके पास में है, तमिलनाडु के पास में है। तो ये भी मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया है। एआई की बारे में बात अभी हाल फिलहाल के दिनों में जोर पकड़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है, और विज्ञानियों की तरफ से एक आशंका भी अगर जताई जा रही है कि क्या पता ये मनुष्य का स्थान ले लेगा, या कह सकते हैं कि फिर उसके बाद में मनुष्य की ऐसी कोई खास कोई जरूरत महसूस नहीं होगी संसार के अंदर। इसी के लिए इसकी संभावना भी बार बार व्यक्त करी जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन बात हो रही है कि यहाँ पे न्यूज एंकर के तौर पे, तो न्यूज एंकर कहाँ पे इनको बनाया है, कौन कितनी भाषाओं में बात कर सकेगा, इसी के बारे में इसका प्रत्युत्तर मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ कि यह न्यूज एंकर जो है उसका नाम है लिसा। और लिसा जो न्यूज एंकर है वो क्षेत्रीय भाषा का सबसे पहला जो है वो यही एक इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हैं टूल बनाया गया है। और इसके अंदर उड़िया भाषा के अलावा अन्य स्थानीय भाषा तो बोलेगा, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी संवाद कर सकता है। और यही इसका आंसर है। आप देख रहे हैं इधर फोटो की तरफ बिल्कुल हूबहू
एकदम आदमी की तरह या लेडीज की तरह दिखने वाला एक न्यूज एंकर, जो वाकई में एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और वाकई वैसे ही हूबहू भाषा बोलता है, वैसे ही संवाद करता है। इस प्रकार की जो तकनीक है हाल फिलहाल के दिनों में काफी प्रचलित हो रखी है। चलिए देखते हैं। एआई उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के क्षेत्रीय उड़िया चैनल, जिसमें भारत में पहली बार क्षेत्रीय एआई का एंकर लीजा को पेश किया गया, जो कि केवल इंसानी हाव भाव को प्रकट नहीं करता, इसके अलावा इसकी जो क्षमता है, जो तार्किक क्षमता है, वो भी अद्भुत है, अनूठी है। और इसके साथ ये स्थानीय भाषा, अंग्रेजी, इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी एंकरिंग कर सकता है, तो अपने आप में बड़ी अनूठी बात है। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी कदम अभी होने वाला है, क्योंकि हर जगह फिर इस चीज की जरूरत महसूस होने लगेगी, क्योंकि ये जो एआई एंकर है वो त्रुटि रहित रहेगा। इसके कहने का मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की भी गलती होने की संभावना या गुंजाइश बहुत कम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, नोबेल फाउंडेशन में नोबेल पुरस्कार की राशि को 1 बिलियन कोरोना से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? नोबेल पुरस्कारों की बातचीत अभी लगातार चल रही है, क्योंकि 6 कैटेगरीज में 1901 से शुरुआत इसकी हो गई, 1901 से इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा साहित्य में, भौतिकी में, रसायन के अंदर, शांति के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। लेकिन नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को इनाम कितना मिलेगा, उनको पुरस्कार की राशि कितनी मिलेगी, उसके लिए उन्होंने एक डिजिट कराया। कोरोना है और 1 मिलियन पहले मिला दिया जा रहा था, अब कह रहे हैं कि इसकी राशि उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। और उस राशि कितनी हो गई है, तो हो गया कितनी हो गई है, 10 मिलियन इसकी राशि को कर दिया गया। कैसे कहने का कर सकते, 1 से लेकर के इसको क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया। ये भी आपने पे एक बड़ी बात है और वाकई सही बात है कि अगर कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाला कोई वैज्ञानिक होता है, कोई विधिवेता होता है, कोई बौद्धिक स्तर का बहुत एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो उसको भी उसका हौसला अफजाई करने के लिए भी उसको नगद पुरस्कारों की तो जरूरत होती है। और इसी के संदर्भ के अंदर नोबेल फेडरेशन ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और 1 से लेकर के 10 मिलियन कोरोना उसको कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात तथा भारत उच्च स्तरीय कार्यालय बल्कि 11वीं बैठक किस शहर में हुई? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत के साथ में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में अच्छे खासे भारत के साथ में रिश्ते हैं। भारत के बहुत सारे कामगार मजदूर अरब खाड़ी के अंदर जो है वहां पे रहते हैं, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्लेस है भारतीय कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, तो वह कौन सा, यूएई है। और यूएई के अंदर जो है यहाँ पे किस प्रकार की बैठक हुई, 11वीं सालाना बैठक थी, लेकिन किस शहर में हुई, तो इस शहर का नाम है अबू धाबी। अबू धाबी के अंदर ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान भारत और जो यूएई है उसके बीच में बहुत सारे ऐसे निवेश से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। चलिए देखते हैं इसी के संदर्भ में कि कौन कौन सी चीजें करी गई हैं। निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात और भारत के उच्च स्तरीय कार्यबल की 11वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित की गई, एक बात। दूसरी बात है कि स्थापना 2013 में शुरू हो गई थी और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 11 और 12 23 हो गए, तो 11वां इसका संस्करण था, जिसमें दोनों देशों के निवेश के अवसरों को आपस में खोजने, संभावनाओं को तलाशने, इसके अलावा अनेक जो है भू क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका निराकरण करने के लिए भी दोनों देशों के बीच में 11वीं बैठक संपन्न हुई। और इसके अंदर दोनों यहाँ के जो समकक्ष मंत्री हैं इन्होंने बैठकों में क्या लिया, भाग लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान। अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अगर 2024 के अंदर कितनी जो है भारत की विकास दर को आंका गया है, तो इसका संदर्भ हम आपको बताता चलो। इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 6.1। हालांकि तिमाही चीजें होती हैं, हर एक 3 महीने के बाद में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो किसी देश की विकास संभावनाओं को आंकती हैं एज ए जीडीपी की ग्रोथ रेट के हिसाब से, और उसी पे वो काम करती हैं। उन्हीं के जो आंकड़े हैं वो सब लोगों के सामने होते हैं, और वहीं से विश्व अगर परिदृश्य कह सकते हैं और पटल के ऊपर देखा जाता है कि कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक बताता चलूं, आईएमएफ में जारी आउटलुक रिपोर्ट में इसे घटा करके 5.9% कर दिया गया था पहले, लेकिन जनवरी मार्च की चौथी तिमाही के अंदर भारत ने फिर अगेन क्या किया, वापिस उन्होंने वापिस इसमें बढ़ोतरी की, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में उछाल आया और इसको कर दिया कितना गया, 6.1 कर दिया गया 2024 में। लेकिन अगर बात करें 2025 के अनुमानित आंकड़े हैं, सिर्फ ये अनुमानित जो एक्सपेक्टेड जो आंकड़े हैं वो है कौन से, 2025 के, और 2025 के अंदर इसकी जो है कितनी कर दी गई है, 6.3% जो है वो कर दी गई है 2025 के अंदर
ये काम किया है किसने? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ये सारी चीजें करी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर स्वनिर्मित अभी हाल ही के दौरान स्वनिर्मित का भी एक कॉन्सेप्ट आया है कि कुछ ही दिनों के अंदर किसी महिला या पुरुष ने बहुत अच्छा कारोबार किया हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो और इसके अलावा उसकी कोई कंपनी यहाँ पे संचालित की जा रही हो और लोगों को रोजगार देती हो। हालांकि पहले एक दिन हमने जब ये पढ़ाया था कि हारून लिस्ट के अंदर एशिया के अंदर सबसे अगर अमीर कोई व्यक्ति है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन जिसको कह सकते हैं CEO है मुकेश अंबानी को माना गया था। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे महिलाओं की, जहां पे 100 महिलाएं हैं। 100 महिलाओं के अंदर अगर देखा जाए तो 40वां स्थान किनका है? 40वां स्थान है किनका? राधा बेम्बू का। राधा बेम्बू को 100 में से 40वां स्थान मिला है किसमें? पुरुष और जो महिलाएं दोनों के मध्य। लेकिन अगर देखी जाए स्वनिर्मित के अंदर भारत की प्रथम महिला कौन है? उन्हीं का नाम है कौन सा? राधा बेम्बू। इनका ये प्रथम स्थान है। लेकिन अगर देखा है रिचेस्ट की अगर बात करी जाए 100 में तो इनका नंबर कौन सा आता है? 40वां नंबर आता है। लेकिन महिलाओं की बात हो रही है, स्वनिर्मित हो रही है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे है राधा बेम्बू। अब राधा बेम्बू के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं कि वो क्या करती हैं और इनका बिजनेस कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। राधा बेम्बू जोहो कॉर्पोरेशन की फाउंडर है, उन्हीं को उन्होंने निर्मित किया है। जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के क्षेत्र में क्या करती है? काम करती है। और IT सेक्टर के तौर पे दक्षिणी भारत अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात बेंगलुरु, और वहीं से ये कंपनी जुड़ी हुई है राधू बेम्बू। और इसके अलावा अगर इनकी देखी जाए 2022-23 के अंदर इनकी जो नेटवर्थ देखी जा रही है 2749 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। 2749 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो अपने आप में बड़ी बात है। और इसीलिए इनका स्वनिर्मित अगर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनका पहला नाम आता है। जहां पे 100 अगर लोग हैं, जहां पे महिला और पुरुष दोनों शामिल है, वहां पे 40वां स्थान तो आता ही आता है। लेकिन महिलाओं की बात करें तो वहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके अलावा आप देख रहे हैं भारत में अमीरों की सूची में राधा बेम्बू का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ओके, मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से संबंधित वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक के साथ में अपने समझौते को क्या दिया है? एक अंतिम रूप दिया है। तो उस बैंक का नाम कौन सा हो गया? IDI बैंक। IDI बैंक के साथ में सुजुकी कि जितने भी जो डीलर हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ा अनुबंध किया गया है, क्योंकि कंपनीज के अंदर बहुत सारी कारें कभी कभी कुछ डिफेक्ट की वजह से आ जाती हैं, वापस चली जाती हैं, डीलरों को नुकसान हो रहा था और किसी बैंक ने भी कोई आगे हाथ नहीं बढ़ाया था। इस दृष्टि या उस हानि को देखते तभी IDB बैंक ने इन जो कौन से मारुति सुजुकी के जो वेंडर्स हैं, क्या कह सकते हैं, बड़े डीलर्स हैं, उनके साथ में एक करार किया है। तो इस बैंक का नाम कौन सा हो गया? IDI बैंक हो गया है। चलिए देखते हैं कि ये नया समझौता देश भर में 4000 से अधिक आउटलेट्स हैं एज ए डीलर, जहां पे मारुति सुजुकी कंपनी है, उनकी गाड़ियां बिकती हैं और वहां पे व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग विकल्पों के साथ में मदद करेगा कौन सा? IDI बैंक। IDI बैंक जो है वो इन्वेंट्री फंडिंग विकल्प के बारे में विचार करेगा और बिक्री आउटलेटों से उनकी कार्यशील की जो पूंजी है उसमें भी क्या करे? बढ़ाने का वो कार्य करेगा। लगभग 4000 आउटलेट्स हैं मारुति सुजुकी के देश भर में, उनके साथ में IDI बैंक काम करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, IRDAI ये कौन सी है? ये है इंश्योरेंस से संबंधित एक बहुत बड़ी एजेंसी है। किस तारीख में? पहले देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बीमा वाहक तैनात करेगा। बीमा वाहक का मतलब एक आदमी होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सभी प्रकार के कोरेस्पोंडेंस को तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा बीमा वाहक का आशय ये भी है कि लोगों को बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करेगा और जितनी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां रिम्बर्समेंट में भी होती हैं, किस्तों के बारे में भी होती हैं, तो वहां पे ये काम आपका क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा, सरल करेगा। लेकिन कब से करेगा इसकी शुरुआत? ये करेगा 31 दिसंबर 2024 से। 31 दिसंबर 2024 से IRDAI के द्वारा बीमा वाहक इसका कार्य करने वाला है। शुरुआत कब करने वाला है? 31 दिसंबर 2024 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख रहे हैं, उसी के साथ में IRDAI ने बीमा कवरेज और पहुंच का विस्तार करने के लिए बीमा वाहक बीवी का पहल शुरू करी है और इस पहल का उद्देश्य महिला केंद्रित है, जिसके वित्तीय समावेशन कह सकते हैं कि फाइनल
जो है ना फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, और महिलाओं को टारगेट करके इसको बनाया गया है कि महिलाएं भी अपना क्या करें, एक तो निवेश करें और साथ साथ में अपनी जमा पूंजी है उसको सेविंग्स में भी तब्दील करें, और साथ में बीमा, अगर जो जितने भी जो निवेश कह सकते हैं या दुर्घटना बीमा है या जीवन के लिए कुछ आगे सोच करके जो विचार करने वाली जो म्यूचुअल फंड में भी कुछ होती है चीजें, वो भी करने के लिए बीमा सेवाओं का भी इसमें क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, और उसी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है एज ए बीमा वाहक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 14वां है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट खिलाड़ी को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से नामांकित किया गया है? अगर एथलेटिक्स की बात करें और वहां पे नीरज चोपड़ा का नाम नहीं लें तो क्या हो जाएगा, बेमानी हो जाएगी। भारत के खेल के इतिहास से कह सकते हैं, खेल जगत से समझिए, ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति तो हालांकि अभिनव बिंद्रा रहे हैं, लेकिन एथलेटिक्स के अंदर ये जो सूखा कई सालों से जो पड़ा था उसको भरने का काम किया है नीरज चोपड़ा ने। हालांकि नीरज चोपड़ा की व्यक्तिगत इवेंट्स के अंदर या कह सकते हैं एशियन है, कॉमनवेल्थ है, या अभी जो हांगजू के अंदर जो एशियन जो गेम्स हुए वहां पे भी इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता। तो इनके पास में खेल उपलब्धियों में से देखा जाए एथलेटिक्स में, जब ये जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं, तो अपने आप में इनका एक अनूठा क्या रहा है, स्कोर भी रहा है, और भारत के बहुत तेजी से उभरते हुए एथलेटिक्स के प्लेयर भी हैं। इसलिए इनको वर्ल्ड ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर जिसको कह सकते हैं, या वर्ल्ड ऑफ द ईयर के जो नामांकित किया गया, कह सकते हैं कि 5-6 प्लेयर हैं जहां पे शॉर्ट लिस्टेड उनको किया गया है कि इस साल के लिए कौन कौन से एथलीटों को हम बुलाएं और वहां पे उनका साल भर का प्रदर्शन देखें, उसके बाद में लास्ट में एक व्यक्ति को एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से उसको सम्मानित किया जाए। तो बात हो रही है यहाँ पे किसकी, नीरज चोपड़ा की, यही इसका आंसर है। इसके अलावा दुची चंद और हिमा दास दोनों ही एथलेटिक्स की दाविका है, अपने आप में दोनों ही लड़कियां कमाल करती हैं। एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, या राष्ट्रमंडल के जो और अन्य इवेंट्स होते हैं वहां पे भी इन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया है। लेकिन इसका जो आंसर जो जाने वाला है वो कौन सा जाने वाला है, नीरज चोपड़ा के लिए। चलिए बताता चलिए थोड़ा सा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर अपने शानदार सीजन का अंत किया। नीरज चोपड़ा को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित भी किया गया। इसके अलावा 10 अन्य खिलाड़ियों को भी नॉमिनेट किया गया, और यह पुरस्कार 11 दिसंबर 2023 को साल के अंत में इस पुरस्कार के अंदर जो 11 जो लोग हैं, जिसमें इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा भी है, कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा के अलावा 10 ऐसे एथलीट और हैं, उन 11 को सबको क्या किया है, नामांकित किया है। लास्ट में एक व्यक्ति को क्या एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड से उनको नवाजा जाएगा, जिसमें भारत की बहुत बड़ी खेल हस्ती है जिनका नाम नीरज चोपड़ा है, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के कोर कमांडर ने 20वें स्तर की कोर बैठक की? देखिए, अगर 20वें स्तर की बात हो रही हो, अगर 18वें स्तर की बात हो रही है, 17वें स्तर की बात हो रही है, तो आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा। आपका दिमाग जाएगा भारत और चीन, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के साथ में तो हमारे जितने भी प्रकार के जो डायलॉग्स, जो द्विपक्षीय संबंध कह सकते हैं, या बायलैटरल जितनी भी प्रकार की जो बातचीत जो हो रही थी, वो फिलहाल जो है क्या है, बंद है। 18वें दौर तक की बातचीत हो गई थी। उसके बाद में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई जिसको हम सब लोगों ने देखा, और वहां पे एक खूनी संघर्ष हुआ जहां पे भारतीय जितने भी जो सैनिक कह सकते हैं या अधिकारी भी उसके अंदर शामिल थे, उन्होंने शहादत दी। और इसी के बने या कह सकते हैं इसके विपरीत जो है वो भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भी बहुत बुरी तरह से उनको खदेड़ा और उनको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे सीमा पर शांति बनाए रखने की। 20वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी नतीजा नहीं निकला है। लेकिन प्रश्न बन रहा है कि कौन सी जगह ये आयोजित की गई, और इसके अंदर कौन कौन से स्तर के क्या ले सकते हैं, कमांडर भाग ले सकते हैं। तो इसके अंदर सीधा देखा जा रहा है कोर कमांडर। कोर कमांडर जो है वो आर्मी का क्या होता है, एक कोर होती है जिसके अंदर 3 क्या होते हैं, 3 इसमें डी होते हैं, और डीओ के नीचे 3 क्या होते हैं, ब्रिगेड होते हैं। ब्रिगेड के 3 नीचे क्या होते हैं, यूनिट्स होती है। इस प्रकार ये आर्मी का एक ढांचा होता है। तो कोर कमांडर के लेवल के अधिकारियों के बीच में बातचीत हो रही थी, किसके साथ हो रही है, तो चाइना के साथ में हो रही है। चलिए थोड़े इसके आगे फैक्ट्स और देख लेते हैं। देखिए, भारत और चीन ने वार्ता के दौरान दैप्सांग और डैनचम, ये 2 प्रकार के विवादास्पद जो मुद्दे थे, वहीं से उन्होंने बातचीत को शुरू करी और उसके समाधान पे क्या दिया, उन्होंने जोर दिया। अब देखते हैं कि ये मीटिंग कहाँ आयोजित हुई, कि सीमा रेखा तो बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए कहाँ पे ये जो मीटिंग इसको आयोजित किया गया, तो ये थी चुशूल मोल्डी। चुशूल कहाँ पे पड़ता है, चुशूल पड़ता है लेह लद्दाख के अंदर। तो चुशूल के सीमा के पास ये क्या हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों देशों ने जल्द से जल्द
पारस्परिक रूप से स्वीकार्य, स्पष्ट, खुले तौर पे रचनात्मक तरीके से विचारों को साझा किया। यह कह सकते हैं कि जो डायलॉग्स हुए हैं उसके अंदर सीमा पर के ऊपर जितने भी प्रकार के गतिरोध दोनों देशों के जो बन रहे हैं उनको कितनी जल्दी से जल्दी उनको सरल, या कह सकते हैं उनको निपटारा उसका किया जाए, इसी के विषय में बातचीत हुई। हालांकि बात ये कर सकते हैं कि जब अभी G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो वहां के जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए थे, और भारत के साथ में अभी फिलहाल मधुर संबंध दोनों ही राष्ट्रों के आपस में बीच में नहीं है, लेकिन व्यापार के मामले में देखे जाए तो दोनों देशों के मध्य व्यापार जो है वो दिन दुना और रात चौगुना बढ़ रहा है। यह कह सकते हैं कि व्यापार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, लेकिन व्यापार का जो आधिक्य है यह कह सकते हैं कि भारत ज्यादा आयात करता है और निर्यात कम करता है, और इसी की वजह से भारत की जो जमा पूंजी कह सकते हैं, या कहते हैं विदेशी धन किसकी तरफ प्रवाह हो रहा है, चाइना की तरफ हो रहा है। यद्यपि भारत बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा है कि सारी इंडस्ट्री जो है वो चाइना से लौट करके, या कह सकते हैं चाइना से शिफ्ट कहाँ हो जाए, भारत में हो जाए, और भारत भी स्वदेशी निर्मात उत्पाद जो निर्मित करने वाला है उसमें और ज्यादा क्या करे, वो बढ़ोतरी करे। ये सारी चीजें आपने जानी इस भारत चीन विवाद से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसरो से है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन नहीं जानता, हाल ही के दिनों में काफी हम उसका नाम सुन रहे हैं, और अभी चंद्रयान के बारे में हमने सुना, आदित्य L1 के बारे में सुना। भारत पहला एक ऐसा राष्ट्र बना जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पे अपना रोवर, या कह सकते हैं विक्रम जो प्रज्ञान है उसको वहां पे उसने भेजा, और हालांकि उसका ये तीसरा प्रयास था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि स्पेस पोर्ट कहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाए, तुतुकुड़ी जो एक जगह है वहां पे इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। जान लेते हैं थोड़ा स्पेस के बारे में, इसरो के बारे में। चलिए देखते हैं। इसरो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक दूसरा लॉन्च पैड पोर्ट स्थापित करेगा, जिसमें विशेष रूप से छोटे उपग्रह को क्या करेगा, प्रक्षेपित करेगा, और छोटे वाहनों को लॉन्च करने के लिए क्या होगा, ये शामिल होगा। चलिए, इसका निर्माण 2300 एकड़ भूमि में किया जाएगा इसका, और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है S सोमनाथ, जिनकी अगुवाई के अंदर अभी जो चंद्रयान जो था उसको वहां पे भेजा गया। तो भारत जो है विश्व का चौथा ऐसा राष्ट्र बन गया जिसने चंद्रमा पे तो पहुंचा, लेकिन विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र बना जो दक्षिणी ध्रुव जिसका कह सकते हैं चंद्रमा का, वहां पे उसने क्या करी, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का काम उसने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 90वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किस स्थान पे किया। हालांकि भारत ने अभी अपनी अध्यक्षता जो है किसको सौंप दी है, भारत ने अपनी अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है। इससे पहले इंडोनेशिया था, फिर भारत था, और उसके बाद में ब्राजील था। तो ब्राजील को उन्होंने क्या कर दिया, सदस्यता तो सौंप दी है, लेकिन इसका जो आखिरी अभी कह सकते हैं जो समापन हो रहा था वहां पे जो लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हैं भारत में, या फिर विश्व के जो पार्लियामेंट्री के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पे आए थे, और ये जो स्थान था इसका नाम था न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया गया। हालांकि मैं आपको और थोड़ी बात बता दूं कि अभी भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते थोड़े से क्या हो गए, असमान से हो गए हैं। तो इसलिए वहां के जो पार्लियामेंट्री के जो अध्यक्ष थे वो वहां पे इस बैठक में ये कह सकते हैं G20 या P20 का जो उद्घाटन हुआ था उस बैठक में उन्होंने क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया, वो यहाँ पे नहीं आए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, ये समिट दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के बारे में एक महाकुंभ होता है, और G20 की बात चली रही है। G20 का समावेश अभी जो समापन है वो बड़े स्तर पे जो है वो भारत में इसको संपादित किया गया, और अपने अपने पार्लियामेंट्स की कार्यशैली को एक दूसरे को क्या करते हैं, ये साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। जलवायु परिवर्तन पर 2023 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है, और उस देश का नाम है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। वहां पे इसकी अध्यक्षता हुई है, या कह सकते हैं वहां पे इसका सम्मेलन हुआ, और UAE वहां क्या करने लगा, मेजबानी तो उसने करी, और उसके साथ साथ में उसने अध्यक्षता भी करी। चलिए देख लेते हैं। भारत ने UAE को अपना एक, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो UAE को अपना एक कच्चे तेल का भुगतान करने के स्थानीय मुद्रा में उसको क्या कर दिया है। अभी दोनों के जिस प्रकार रसिया के साथ में भारत की स्थानीय जो करेंसी रुपए के अंदर सारा का सारा व्यापार, अगर तेल खरीद रहा तो उसको रुपए में ही क्या कर रहा है, उसको वापस दे रहा है, या कह सकते हैं कि डॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए USA के साथ में MOU भी क्या किए, हस्ताक्षर करे हैं, या कह सकते हैं कि UAE के अंदर भी कुछ दिनों के बाद में वहां पे अपने रुपए 100, 200, 500 के नोट वहां पे भी चलना शुरू हो जाएंगे। यह है इस जो आंसर जो था इसकी बहुत बड़ी फैक्ट।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 18वां, हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो जो सेतु पुल जो परियोजनाएं थी कितनी थी? सेतु बंधन की जो परियोजनाएं थी टोटल कितनी थी? 7, और 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये कौन सा? ये उत्तर पूर्वी राज्य है। और हमने बात अभी करी थी कि अरुणाचल प्रदेश अपने आप में विशिष्ट स्थान इसलिए भी रखता है और भारत सरकार की नजर हमेशा उसी पे बनी रहती है क्योंकि चाइना की तरफ से बार बार उसकी सीमा पे हस्तक्षेप किया जाता रहा है, और उसी के लिए वहां पर आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी बॉर्डर एरिया पे सारी जगह सड़क को भी बना दिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची बाई लेन अगर कोई वहां पे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अभी हाल ही के दिनों में अंदर वहां पे क्या हो जाएगा, इसका शुभारंभ हो जाएगा। अभी वो पुल लास्ट की तरफ कह सकते हैं कि पूरा बनने की कगार पे है, और 7 पुल का निर्माण तो आपके साथ में अलग से किया ही जा रहा है। तो इस क्या है, राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ की मदद से बेली ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। और कौन सा जिला है? अंजो जिला है। इसके अलावा टेंगा घाटी को अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वो, और वहां पे अमृत सरोवर का भी जो है क्या किया, उद्घाटन किया है। ये भी सेना के द्वारा ही बनाया गया एक गार्डन है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको बताता चलूं कि अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन सेला सुरंग जो का कार्य पूर्ण करने की स्थिति में भी है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन होगी। ये भी अपने आप में एक अनूठा और एक विशिष्ट महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के सामने है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, कौन सी वित्तीय सेवा, प्रश्न संख्या 19, कौन सी वित्तीय सेवा फर्म 28 जून 2023 से अपने इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करेगी? और इस जो फर्म का नाम है वो कौन सा है? जेपी मॉर्गन जो है एक ऐसी फर्म है जिसने 28 जून 2024 से अपने इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करने का कार्य वो करेगी। चलिए, जेपी मॉर्गन चेज ने अपने भारत के साथ सरकारी बॉन्ड को बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा इस इंडेक्स में 10% वेटेज के साथ भारत के साथ में सरकारी बॉन्ड होगा। कह सकते हैं कि 10% की हिस्सेदारी भारत सरकार की भी इसमें होने वाली है। ये कब होगा? 2024 के बाद में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बनने के बाद मध्य प्रदेश में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? पहले हुआ करते थे 6 और अभी हो गए कितने? 7 मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर देखा जाए इतिहास की दृष्टि से दुर्गावती जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी रही। उन्होंने भी जो है मुगलों से, या कह सकते हैं कि मुगलों से, या अपन कह सकते हैं मुस्लिम आक्रांतों से इन्होंने क्या लिया? लोहा लिया। और दुर्गावती को भी जो स्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान मिला एज ए महिला, और उन्हीं के नाम से एक क्या बनाया गया है? यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में संख्या इतनी किनकी हो गई है? 7 हो गई है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो भारत के अंदर टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में ये जो रिजर्व वाली बात है इसको बताता हूं आपको। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य बन पाया। इसमें लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में और 925.12 वर्ग किलोमीटर के अंदर को बफर जोन इसको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में 6 अभयारण्य कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेच, पन्ना और संजय डूबरी का घर थे। भारत में कुल अभी 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और आगे बता दूं कि अभी करौली धौलपुर यहाँ पे भी जो राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। तो अभी भारतवर्ष के अंदर टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी होगी? 54 होगी। प्रश्न पूछा गया था कि एमपी के अंदर दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व था उससे पहले कितने थे? तो वो थे 6 और अभी बन गया वर्तमान में कौन सा? ये 7वां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला ये अंतिम प्रश्न, खिलाड़ी श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए पहला एशियाई पुरुष नामांकित, जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा को भी नामांकित किया गया है उसी प्रकार एशियाई हॉल ऑफ फेम के अंदर ऐसे कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है? उत्तर में आपको बताता चलूं, इनका नाम है लिएंडर पेस।
और बहुत पुराने और बहुत बड़े रैंकर खिलाड़ी हैं और काफी उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक के अंदर भी कांस्य पदक जीता है, जो पहले किसी ने नहीं जीता था। तो ओलंपिक के अंदर जो है, अगर टेनिस के तौर पे अगर सूखा खत्म करने का कार्य किया एज ए कांस्य पदक, तो उनका नाम था लिएंडर पेस। इसके अलावा देख पाते हैं कि महेश भूपति भी खिलाड़ी रहे हैं और लिएंडर पेस के साथ भी इनकी जोड़ी थी। रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी और लिएंडर पेस। तो इसका जो आंसर जो बन गया है, पहला ऐसे ही पुरुष नामांकित कौन बन गया है, तो उनका नाम है कौन सा, लिएंडर पेस। अब जान लेते हैं कि लिएंडर पेस की कौन कौन सी उपलब्धियां रही है। 2024 के लिए इनको नामांकित किया गया है। 1996 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने ओलंपिक के अंदर 1996 के अंदर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा इनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है, इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम किसी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आपने जाने मेरे साथ में आज करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और आज की जितनी भी बड़ी जो खबरें बन सकती थी, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बन सकते थे, वो हम लोगों ने आपके साथ में साझा किए कि अभी जो मैंने करे हैं। तो बने रहिए आप प्रकाश जो एजुकेशन हब का जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ में, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।